हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं जॉर्ज सिमियल को। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं जॉर्ज सिमियल को। तो सिमियल को मैक्स वेबर के समकालीन जर्मन समाजशास्त्री और दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। उनकी लगभग 25 पुस्तकें तथा 300 से अधिक लेख उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई हैं। फिर भी उन्हें ब्रिटेन और अमेरिका में सम्मान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। पैदाइशी रूप में वे यहूदी थे, किंतु बाद में ईसाई धर्म का अंगीकार किया है। अधिकांश समय से वे बर्लिन में रहे हैं और मृत्यु के 4 वर्ष पूर्व वे स्ट्रासबर्ग में पूर्णकालिक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है और वे जर्मन समाजशास्त्री परिषद के सह संस्थापक भी रहे। आगे सिमियल के लेखन और अध्ययन के विषय में अत्यंत भिन्न और विस्तृत लेख देखने को मिलते हैं, जहां एक ओर उन्होंने कला एवं संस्कृति के विषयों को लेकर प्रसिद्ध दार्शनिक कांट और गोथो पर लिखा। कला और संस्कृति के विषय के बारे में कांट और गोथो के बारे में इन्होंने चर्चा की है। वहीं इन्होंने धर्म, मुद्रा, पूंजीवाद, लिंग भेद, समूह, नगरवाद और नैतिकता पर भी लेखनी उठाई है। तो जहां अभी तक हमने देखा कि 300 से अधिक लेख हैं, अलग अलग विषयों पर उन्होंने लिखा, जिसमें से प्रमुख विषय जो है धर्म, मुद्रा, पूंजीवाद, लिंग भेद, समूह, नगरवाद, नैतिकता आदि रहा है। उन्होंने गरीबी, प्रेम, वेश्या, कंजूस, अपबई और अजनबी जैसे विषयों पर छोटे छोटे लेख लिखे हैं। उन्होंने सौंदर्यात्मक ज्ञान मीमांसा, इतिहास दर्शन के साथ साथ समाजशास्त्र के कई विषयों पर खूब लेख लिखा है। मार्क्स और वेबर के विपरीत अध्ययन अनुसंधान के लिए सिमियल ने प्रमुखतः व्यक्तिगत क्रिया और अंतःक्रिया जैसे लघु स्तरीय मुद्दों का भी सामाजिक विषय वस्तु माना है। तो मार्क्स और वेबर की जो धारणा थी वो लगभग बृहद स्तरीय थी। वहीं इन्होंने क्रिया और इंटरेक्शन को महत्वपूर्ण दिया, सूक्ष्म अध्ययन के रूप में, जो है समाजशास्त्र के विषय के वस्तु के रूप में देखते हैं। तो आपको पूछा जाएगा सबसे पहले इंटरेक्शन की समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में किसने देखा है, तो वह जॉर्ज सिमियल ही। इनके अलावा सामाजिक जीवन की असंख्य अंतःक्रियाओं को बिना किसी सैद्धांतिक ढांचे के समझना कठिन होता है। अतः सिमियल ने अंतःक्रियाओं के स्वरूपों और प्रकारों के अध्ययन पर बल दिया है। इनका मानना था कि समाज में व्यक्ति जो है बहुत सी अंतःक्रियाएं, मतलब हर जगह व्यक्ति अंतःक्रियाओं के माध्यम से अपना कार्य कर रहा है, उसका एक ढांचा तैयार है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें उसको एक सिद्धांत प्रस्तुत करके ही समझा जा सकता है कि किन सिचुएशन परिस्थितियों में कौन सी व्यक्ति अंतःक्रियाएं करता है। तो इस प्रकार वे उन्होंने जो है अंतःक्रियाओं के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं और किस किस टाइप के अंतःक्रिया हो सकते हैं, इस पर इन्होंने बल दिया है। आगे सिमियल के अंतःक्रियाओं संबंधी विचारों को बाद में सांकेतिक अंतःक्रियावाद के विकास में गहरे रूप से प्रभावित किया है। तो सिमियल की जो अंतःक्रिया थी, बाद में जैसे मीड हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, अल्फ्रेड शूट्स हो गए, या सिंबॉलिक एंट्रिक्स में से संबंधित जो भी थिंकर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने जो है एक आधार के रूप में, इनका जो सिद्धांत था, विचार था, वो एक आधार के रूप में कार्य किया है। अगला, सिमियल के अनुसार परिवार सहित सभी सामाजिक संरचनाओं का निर्माण अंतःक्रियाओं के आधार पर होता है। अंतःक्रियाओं के अपने अध्ययन में सिमियल ने उनके अंतःक्रियाओं में भाग लेने वाली संख्या और संघर्ष की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया है।
तो इन्होंने कहा व्यक्ति जो है तमाम तरह की क्रियाएं करता है, यहाँ तक कि जो परिवार की सामाजिक संस्था का निर्माण होता है वह व्यक्ति की आपस अंतः क्रियाओं का ही परिणाम है कि जो परिवार का निर्माण होता है। इसके अलावा व्यक्ति कई तरह के समूह और संस्थाओं का निर्माण करता है जहाँ पर वह इंटरेक्शन करता है, और इंटरेक्शन से उसमें कहीं कहीं संघर्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, अर्थात हो जाती है। तो इन्होंने संघर्ष की जो बात की है वह सकारात्मक रूप में की है, एक चीज जो कि पूछा जाता है कभी कभी पीजीटी जैसे एग्जामों में। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब कोई दो व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं में तीसरा व्यक्ति भाग लेने लगता है तब अंतःक्रिया के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि यह संभव है कि तीसरा व्यक्ति पहले दो व्यक्तियों में से किसी एक का साथ घनिष्ठ जुड़ जाए और किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो जाए। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ राम है और कोई व्यक्ति यहाँ शाम है, और इनका किसी दो मुद्दों पे लेकर बहस हो रही है। यहाँ पर जब भी ये दो लोग अपना मुद्दों पे, कोई इसके सकारात्मक बात कर रहा है, कोई इसके नकारात्मक पक्ष की चर्चा कर रहा है, तो होता क्या है कि यहाँ पे संतुलन जो है बना हुआ है, वह अपनी विचार रख रहे हैं, वह अपनी विचार। लेकिन यहाँ इन्होंने कहने का प्रयास किया कि जब कोई तीसरा व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप करेगा या भाग लेगा तो वह या तो इनका साइड लेगा या तो इनका साइड। तो व्यक्ति जब भी किसी एक साइड जाएगा तो वह अगले व्यक्ति के क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाता है। तब क्या होती है, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी और संघर्ष होने का संभव होता है। तो संक्षेप में सीमेल का जो सारा समाज शास्त्र है वह अंतःक्रियाओं के अध्ययनों के चारों ओर घूमता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सीमेल ने समाजशास्त्र के विषय के वस्तु के रूप में अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया है। आगे सीमेल समाज के संरचनात्मक दृष्टिकोण का विरोध करते हुए कहा है कि इन्होंने जो भी संरचनात्मक दृष्टिकोण पेश किए गए थे उनका विरोध किया और कहा कि समाज व्यक्तियों का एक संकलन मात्र है जिसकी रचना आपसी अंतःक्रियाओं के आधार पर होती है। अतः अंतःक्रियाओं के स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत जैसे कि समाज में कई तरह की संस्थाएं और समूह मिलकर समाज का निर्माण की है, तो इसकी इन्होंने विरोध करते हुए कहा कि नहीं, समाज का निर्माण जो हुआ है वह व्यक्ति की आपसी अंतःक्रियाओं के माध्यम से हुआ है और हमें इनके स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। आगे सीमेल ने 3 प्रकार के समाजशास्त्र की चर्चा की है। यह भी पूछा जा सकता है खास करके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। कौन कौन से हैं? पहला सामान्य समाजशास्त्र, जिसके अंतर्गत इन्होंने सामाजिक आधार पर निर्मित संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन किया जाता है कि इतिहास में समाज की किस तरह से समाज रहा है उसकी इसमें अध्ययन की जाती है। दूसरा इन्होंने बताया दार्शनिक समाजशास्त्र, इसमें सीमेल ने सामाजिक विज्ञानों की ज्ञान मीमांसा कहा है। जो दार्शनिक समाजशास्त्र है इन्होंने कहा कि यह सामाजिक विज्ञानों की एक ज्ञान मीमांसा है। तीसरा स्वरूप इन्होंने जो बताया कि समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक समाजशास्त्र, तो स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के रूप में इन्होंने कहा कि इसमें सामाजिकता के आधार पर निर्मित साहचर्य के रूपों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने स्वरूपात्मक संप्रदाय एवं स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रणेता कौन है, तो जॉर्ज सीमेल है, और स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्र के भी प्रणेता जॉर्ज सीमेल माने जाते हैं। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय जो मानता है कि समाजशास्त्र जो है एक विशेष विज्ञान है, न कि सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने समाजशास्त्र को अपने आप को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित रखने की बात कही है। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और समाजशास्त्र को केवल और केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। आगे सीमेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों और अंतर्वस्तु फॉर्म एंड कंटेंट के विवाद को छेड़ा, अर्थात इन्होंने कहा कि पहले व्यक्ति ये थे जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु हो सकता है वह सामाजिक संबंध के स्वरूप हो सकते
है। आगे चल के मैकाइवर पेज और कई समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के संबंधों को जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में देखा है। आगे सीमेल के अनुसार अंतःक्रिया के स्वरूप उसकी अंतर वस्तु से अलग किया जा सकता है और यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि भिन्न दिखने वाले अंतःक्रियाओं में भिन्न अंतर वस्तु सहित समान स्वरूप होते हैं। तो इन्होंने यह कहा कि कभी कभी जो है अंतःक्रियाओं की जो व्यक्ति अंतःक्रियाएं करता है उसके स्वरूप देखने में हमें भिन्न लगते हैं, लेकिन उसमें अंतर्निहित अर्थ जो है समान स्वरूप के हो सकते हैं और कभी कभी समान स्वरूप के अंतःक्रियाओं का जो है अर्थ हमें भिन्न स्वरूप में देखने को मिलता है। सीमेल ने अपने स्वरूपात्मक समाजशास्त्र का प्रयोग सामाजिक प्रारूपों का विश्लेषण किया है और उन्होंने कहा कि कुछ सामाजिक प्रारूप होते हैं जैसे अजनबी व्यक्ति भिन्न समाजों में भिन्न समयों पर देखने को मिलते हैं, किंतु कुछ अजनबी व्यक्तियों का व्यवहार और इनके प्रति दूसरे व्यक्तियों का व्यवहार इन भिन्न सामाजिक स्थितियों में लगभग समान होता है। तो यहाँ जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हो गया वह भिन्न समूह में और भिन्न समय में चला गया, लेकिन उसकी जो है कुछ क्रियाएं या अंतर व्यवहार जो है समान होंगी। जैसे व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उसका जो है किसी को सम्मान देने का एक तरीका होता है, वह तरीका अलग हो सकता है देखने में, लेकिन उसके पीछे का अंतर्निहित अर्थ जो है कि व्यक्ति को सम्मान देना है। जैसे प्रणाम करना, ये सब क्रियाएं जो है अलग अलग संस्कृति अलग अलग समूहों में अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन अंतर्निहित जो है अर्थ एक जैसा हो सकता है। और कभी कभी भिन्न भिन्न समाजों में एक जैसी स्थितियों में लगभग समान अंतःक्रियाएं देखने को मिलती। सीमेल ने न केवल अंतःक्रियाओं पर जोर दिया है अपितु उन्होंने सामाजिक संघर्ष का अध्ययन करके उसके प्रकारों का उल्लेख किया है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जिसका प्रभाव कोजर जैसे समाजशास्त्रियों पर देखा जा सकता है। अर्थात कोजर भी सीमेल से प्रभावित होकर अपने संघर्ष के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन विषयों के अतिरिक्त सामाजिक विभिन्नता के कारण सामाजिक विकास और मुद्रा अर्थव्यवस्था के उद्भव जैसे विषयों पर इन्होंने लेख लिखा है। इन्होंने मुद्रा दर्शन द फिलॉसफी ऑफ मनी 1900 नामक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें इन्होंने मूल्यों के मार्क्सवादी श्रम सिद्धांत का विकल्प जो है प्रस्तुत किया है। वस्तु विनिमय अदला बदली व्यवस्था से कागज मुद्रा और साख व्यवस्था के रूप में उद्भव का लंबा सफर हमारे दैनिक जीवन के तार्किकीकरण को प्रकट करते हैं। तो इन्होंने अपने जो फिलॉसफी ऑफ मनी में चर्चा की है, उन्होंने कहा किस तरह व्यक्ति वस्तु विनिमय जैसे समाज से उठकर कागज मुद्रा साख व्यवस्था जैसी उद्भव पर पहुंचा है, उस सफर की इन्होंने इसमें चर्चा की है कि व्यक्ति अपने तर्क के आधार पर यहाँ तक पहुंचने में सफल रहा है। अगला सामाजिक अंतःक्रियाओं का यह आर्थिक परिणामीकरण सामाजिक जीवन की अंतर्वस्तु और उसके स्वरूप से पृथक होने का एक अन्य उदाहरण है। सीमेल के मुद्रा विश्लेषण ने मार्क्सवादी आर्थिक विश्लेषणों के लिए प्रघटनावादी विकल्प प्रस्तुत करके मार्क्सवादियों को सोचने पर विवश किया है। तो इन्होंने जो मूल्य के परिवर्तन की बात कही है उसको एक इंटरेक्शन की बात इन्होंने एक अंतःक्रिया के उदाहरण के स्वरूप के रूप में देखा है और कहते हैं उदाहरण है। इसके अलावा उन्होंने मुद्रा विश्लेषण के आधार पर मार्क्सवादी जो आर्थिक श्रेणियाँ थी उनमें प्रघटनावादी विकल्प प्रस्तुत किया है, अर्थात एक निम्न स्तर से घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास जो है इन्होंने किया है। पॉल रॉक ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म 1979 में सीमेल को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। वैसे तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के जनक जो है साधारणतः जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जीएच मीट को माना जाता है, लेकिन होता क्या है यहाँ पे
कि सर्वप्रथम इसकी चर्चा किसने की है? जॉर्ज सीमेल ने, और इन्होंने ही आधार प्रदान किया था। इसलिए पॉल रॉक ने अपनी पुस्तक में इन्हें जनक के रूप में संबोधित किया है। सीमेल ने पाक एवं अन्य शिकागो संप्रदाय के समाजशास्त्रियों को प्रभावित किया। रॉबर्ट के मर्टन के प्रकार्यवाद, विशेषतः उनके संदर्भ समूह के सिद्धांत और भूमिका, तथा कोजर के संघर्ष के सिद्धांत पर भी सीमेल के विचारों को के प्रभावों को देखा जा सकता है। तो इन्होंने जो अपना शहरी अध्ययन किया है, उस आधार पर इन्होंने पार्क और अन्य शिकागो संप्रदाय के समाजशास्त्रियों के रूप में प्रभाव देखा। उसके बाद रॉबर्ट के मर्टन के संदर्भ समूह के सिद्धांत और भूमिकाओं के परिवर्तन के रूप में जो है प्रत्याशित सामाजिकरण की भी इन्होंने प्रभाव के रूप में देखने को मिलता है। वहीं जो इन्होंने संघर्ष के सकारात्मकता की बात कही है, वही जो है कोजर के विचारों में भी देखने को मिलता है। आजकल आधुनिकता तथा उत्तर आधुनिकता की बहस में भी सीमेल को एक मुख्य या क्लासिकल समाजशास्त्री के रूप में घसीटा जा रहा है। सीमेल पर लिखे गए डेविड फिशब्राई के लगभग सभी ग्रंथों में सीमेल की समाजशास्त्री महत्ता के साथ साथ उनके प्रति समाजशास्त्रियों द्वारा प्रदर्शित उपेक्षा और उदासीनता को उजागर किया गया है। तो इन्होंने कहा, डेविड फिशब्राई ने अपने जो भी लेख लिखे हुए हैं उनमें उन्होंने सीमेल के कार्यों का तो वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने यह भी चर्चा की किस तरह उन्होंने समाजशास्त्री जगत में उनके कार्यों के अनुसार उन्हें महत्वता नहीं प्रदान की गई, अर्थात उनकी उपेक्षा की गई है। आजकल मार्क्स, दुर्खीम, वेबर के विचारों का अधिक प्रभाव होने के कारण सीमेल का प्रभाव जो है धूमिल अवश्य पड़ गया है, किंतु किसी से यह छुपा नहीं है कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में सीमेल ने सभी अमेरिकी सिद्धांतों जैसे संघर्ष का सिद्धांत, सांकेतिक अंतःक्रियावाद, विनिमय का सिद्धांत, नेटवर्क थ्योरी अर्थात जाल तंत्र का सिद्धांत को प्रभावित किया है, अर्थात इस पे उन्होंने चर्चा की है या तो लेख लिखे हुए हैं। उतना ही नहीं, इन्होंने अगस्त काम्टे, स्पेंसर जैसे क्लासिकल विचारकों ने भी प्रभावित नहीं किया है। तो इन्होंने जितना इन सिद्धांतों को पर अपने विचार प्रस्तुत किया है, अर्थात जिसमें जितना अच्छी तरीके से इन्होंने पेश किया है, उस तरह से अगस्त काम्टे और स्पेंसर ने भी इन विषयों पर चर्चा नहीं की है। आगे सीमेल के संस्कृति का तात्पर्य है कि बाह्य स्वरूपों की एजेंसी के माध्यम से व्यक्तियों की खेती से है, जिन्हें इतिहास के दौरान वस्तुनिष्ठ बनाया गया है। इनका मानना है, हम संस्कृति के माध्यम से व्यक्तियों को इस प्रकार तैयार करते हैं जो कि हमारे समाज में कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात सामाजिक मूल्यों के आधार पर कार्य करते हैं। सीमेल ने क्षणिक संबंधों के साथ रूपों और सामग्री के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की चर्चा की है, जिस रूप में इन्होंने सामग्री बन जाता है और इसके विपरीत संदर्भ पर निर्भर होता है। इन्होंने बताया कि कुछ संबंध क्षणिक होते हैं जो किसी मुख्य सामग्री या संदर्भ से जुड़े हुए होते हैं, और कुछ इसके विपरीत होते हैं जो कि काफ़ी स्थायित्व और लंबे समय तक जुड़े हुए होते हैं। इस अर्थ में सीमेल ने सामाजिक विज्ञान में तर्क की संरचनावादी जो शैलियाँ हैं उसके अग्रदूत के रूप में भी सीमेल को देखा जा सकता है। महानगर के काम के साथ सीमेल ने शहरी समाजशास्त्र, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सामाजिक नेटवर्क के विश्लेषण के रूप में अग्रता अर्थात अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। मतलब सर्वप्रथम इन विषयों पर कार्य करने का श्रेय जो है इन्हें प्राप्त है शहरी समाजशास्त्र, जिससे रॉबर्ट पार्क और शिकागो संप्रदाय प्रभावित है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में मीड, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे थिंकर इनसे प्रभावित हैं। वहीं सामाजिक नेटवर्क के विश्लेषण में मैनुअल कैसल जैसे सिद्धांतकार ने आगे इसकी जो है चर्चा की है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाओं में द प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री 1892 में, द सोशियोलॉजी ऑफ जॉर्ज सीमेल 1902, द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ 1903, कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेव ऑफ
ग्रुप फ्लिनेशन एफ्लिनेशन 1908, द फिलॉसफी ऑफ मनी 1900, और उसका जो है सेकेंड वर्जन 1907 में प्रकाशित हुआ। फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी 1917 में प्रकाशित हुआ। और आखिरी जो है द व्यू ऑफ लाइफ, इनके जो है प्रमुख पुस्तकें रही हैं। पुस्तकें इन्होंने और कई लिखी हैं, लेकिन जो है प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अलावा उनके कई निबंध भी रहे हैं, लेख। द स्ट्रेंजर, द सोशल बाउंड्री, द सोशियोलॉजी ऑफ सेंसेज, द सोशियोलॉजी ऑफ स्पेस, ऑन द स्पेक्टिकल प्रोजेक्टेशन ऑफ सोशल फॉर्म्स। तो आगे हम देखने वाले हैं इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण जैसे लेख हैं, उसके बारे में, इनकी क्या विचार थी उसके बारे में। तो सीमेल के काम में चिंता के 4 बुनियादी स्तर थे। इन्होंने सामाजिक जीवन के मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली के चर्चा की है, पारस्परिक संबंधों के समाजशास्त्री कार्यप्रणाली की बात कही है, और अपने समय की युग चेतना यानी सामाजिक और सांस्कृतिक भावना क्या रही है, प्रेजेंट वर्तमान भूत में क्या रही है, उसकी संरचना में परिवर्तन कैसे हुआ उसकी बात इन्होंने की है। मानवता की प्रकृति और अपरिहार्य नियति क्या है उसकी बात ये करते हैं। हाँ, तो इनके पहला इन्होंने संघ पे अपने विचार दिए हैं। तो संघ के रूप में सीमेल ने अपने कार्य को सूक्ष्म स्तर के विश्लेषण तक पहुंचाया है, जो विभिन्न प्रकार से लोगों के साथ होने वाले रूपों और इंटरेक्शन, अंतर्वस्तु और अंतःक्रियाओं से निपटने में था कि किस तरह से उसको समझने का इन्होंने प्रयास किया है, तथा ऐसे रूपों में अधीनता, सुपर ऑर्डिनेशन, आदतन आदान प्रदान, संघर्ष और सामाजिकता को इन्होंने शामिल किया है। तो इन्होंने कहा कि समाज में व्यक्ति अंतःक्रियाओं करने के लिए कई तरह के स्वरूपों की प्रयोग करता है, जैसे समूह, संस्था आदि में, और व्यक्ति उन्हीं के आधार पर अपनी जो है अंतःक्रियाएं करता है। और अंतःक्रियाओं में क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी के अधीन होता है, जैसे आप किसी अपने से उच्च परिस्थिति वाले अधिकारी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के साथ तो अंतःक्रिया हो रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, अधीनता होता है कि उसके आदेश को माना जाएगा। सुपर ऑर्डिनेशन अर्थात वहाँ का जो सुपीरियर होगा, अर्थात जो एचओडी होगा, उसके आदेशों का भी पालन किया जाएगा, और इन आधार पर मतलब अंतःक्रियाओं का व्यक्ति के आदान प्रदान होगा। आज कुछ मतों को लेकर संघर्ष भी देखने को मिलेगा, और सामाजिक समूह भी देखने को मिलेगा। तो इन सब की इन्होंने चर्चा की है संघ के रूप में। आगे सीमेल ने व्यक्तिगत चेतना पर थोड़ा ध्यान देते हुए एसोसिएशन के इन रूपों पर ध्यान केंद्रित किया है, और रचनात्मक चेतना में विश्वास करते हुए इन्होंने बातचीत के विभिन्न रूपों में पाई जाती है। तो इन्होंने 2 प्रकार की चेतना की बात कही है, जिसमें एक व्यक्तिगत चेतना होती है। तो व्यक्तिगत चेतना या को इन्होंने संघ के रूप में चर्चा की, कहा कि जो कि व्यक्ति जहाँ संघ के रूप में कार्य करता है, अंतःक्रिया करता है, वहाँ इसका प्रयोग करता है। और उसी तरह जो है रचनात्मक चेतना वहाँ होगी जहाँ व्यक्ति अपना खुलकर अपनी बातचीत को रखता है, और इसके अलग अलग स्वरूप भी होते हैं। उन्होंने अभिनेताओं की सामाजिक संरचनाएं और बनाने की क्षमता के साथ साथ 2 व्यक्तियों की रचनात्मकताओं पर संरचना के विनाशकारी प्रभाव को देखा है। सीमेल का यह मानना था, तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति अपनी जो है इंटरेक्शन, अंतःक्रियाओं के माध्यम से ही समूह का निर्माण करता है, और कभी कभी यह जो है इसका जो व्यक्ति का रचनात्मक प्रोडक्टिविटी होता है, उस कारण व्यक्ति के विनाशकारी प्रभाव को रूप में देखने को मिलता है। सीमेल का यह मानना था। अब विनाशकारी प्रभाव के रूप में देख लेते हैं, जैसे कैसे। तो जैसे अब एक आतंकवादी है, उसके पास भी रचनात्मक है, वो अपने बातों से या अंतःक्रियाओं से सामने वाले व्यक्ति को इतना प्रभावित कर देता है कि वह भी उस गुट में या शामिल हो जाता है। तो यह समाज के लिए क्या होता है, विनाशकारी हो जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं का अपना जीवन होता है। आगे सीमेल ने विशेष रूप से मनुष्य की सामाजिकता के प्रति आवेग से आकर्षित होंगे, जिसमें व्यक्तियों की एकांत को एकजुटता में बल दिया जाता है। तो सीमेल का सामाजिक और सांस्कृतिक का अपना एक स्वरूप होता है, और प्रत्येक सामाजिकता से व्यक्ति जो है प्रभावित होकर उससे खींचा हुआ जाता है और उस समूह से जुड़ता है, अर्थात उस समूह से जुड़कर एकजुटता, आकर्षण आदि जो है उसके आवेग के रूप में कार्य करते हैं। इन्होंने कहा कोई समूह है, उसका अपना एक अस्तित्व है, उसकी अपनी कोई विचारधारा है। व्यक्ति क्या होगा, उसके आवेग अगर उसको अच्छा पसंद आता है तो वह उसके प्रति आकर्षित होगा और जाकर उस समूह से जुड़ जाएगा।
करेगा। इससे एकता को व्यक्तियों की स्वतंत्र रूप में खेलने वाली परस्पर निर्भरता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो यहाँ जो समूह जब निर्माण हो जाएगा तो उसमें व्यक्ति क्या होंगे, एक तो स्वतंत्र होंगे और दूसरा एक तरफ से एक दूसरे से निर्भर भी रहेंगे। अगला है वह सामाजिकता को सौहार्दपूर्ण प्रजनन, सौहार्द और सभी प्रकार के आकर्षण से प्रेरित सहयोग के खेल के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इन्होंने कहा कि सौहार्दपूर्णता के आधार पर किसी समूह का निर्माण होगा, प्रजननता के आधार पर हो सकता है, सौंदर्य के आधार पर हो सकता है। तो ये सभी जो है आकर्षण के रूप में कार्य करते हैं और सहयोग के आधार पर एक रूप के रूप में इन्होंने इसे बताया है। आगे सिमेल ने यह बात करते हुए आदर्शीकृत किया कि अंतःक्रियाओं का वर्णन किया है कि वास्तविक जो व्यक्ति होगा उसके जीवन में शक्ति, उनकी संवेदनाएं, आकर्षण, उनके आवेग, दृढ़ विश्वासों की परिपूर्णता में जीवन का एक प्रतीक है, क्योंकि खुद को एक हल्के मनोरंजक नाटक के प्रवाह में दिखाता है। तो यहाँ कहा कि जो वास्तविक व्यक्ति होगा उसके जीवन में कई तरह की शक्तियाँ कार्य करती हैं, उनकी कई तरह की संवेदनाएं होती हैं, आकर्षण होते हैं, उनके कुछ आवेग होंगे, दृढ़ विश्वास होंगे। तो इन सबको मिलाकर कहा कि व्यक्ति इन सब का एक प्रतीक के रूप में जो है कार्य करता है, जो अपने आप को एक नाटक, मनोरंजक के रूप में दिखाता है, अर्थात सामने वाले समूह के आधार पर अपने आप को पेश करता है। यह कहते हुए इन्होंने कहा प्रतीकात्मक नाटक जिसके सौंदर्य, आकर्षण में सामाजिक अस्तित्व और उसके धन की सभी बेहतरीन और सबसे उच्चीकृत गतिशीलता को एकत्र की जाती। तो इन्होंने कहा जो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया होता है यह व्यक्ति के इस सौंदर्यात्मक आकर्षण की, उसका व्यक्तित्व क्या है, किस तरह से वह व्यवहार करता है। तो एक तरह से चाहे वह पीछे से कुछ भी हो लेकिन सामने वह किस तरह से रहता है, उसका आकर्षण, व्यक्तित्व, व्यवहार किस तरह से, वह एक उसके धन के रूप में जो है कार्य करता है और वह उसकी गतिशीलता के रूप में कार्य करेगा। अगला इन्होंने सामाजिक ज्यामिति की बात की है, अर्थात जो इनका एक आधार है समूह के टाइप के आधार पर, एकल, द्विक और त्रिक। तो इन्होंने कहा कि जो अलग अलग समूह होंगे उनके व्यवहार करने का भी तरीका अलग अलग होगा। तो इन्होंने कहा डायट दो व्यक्तियों के समूह में एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगतता बनाए रखने में सक्षम रहता है क्योंकि उसे कोई डर नहीं होता कोई अन्य व्यक्ति समूह के साथ। तो जब अभी हमने उदाहरण दिया कि दो व्यक्ति होंगे और डायट मतलब दो व्यक्ति वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो किसी बात को लेकर, लेकिन उनमें क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा जब तक कोई अन्य व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तो इन दोनों में तो वह समूह क्या हो जाएगा, ट्रायड हो जाएगा। वह किसी एक पक्ष की ओर ज़्यादा झुकाव रहेगा, उसका दूसरा पक्ष विरोधी हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रायड समूह का निर्माण होगा और इसमें क्या होगा, एक अधीन होने का, अर्थात अपने आप को हीन समझने का जो है जोखिम बना रहता है, जिससे उन्हीं के व्यक्तित्व पर खतरा होता है। इस तरह डायट ट्रायड सिद्धांत की मूल प्रकृति जो है समाज का निर्माण करने वाली संरचनाओं का सार बनती है। तो सिमेल मानते हैं कि पहले व्यक्ति 2, 3, 4 ऐसे करके समूह से समाज आदि का निर्माण करने में सक्षम होता है। आगे इन्होंने कहा महानगर पर सिमेल के विचार। सिमेल के सबसे उल्लेखनीय लेखों में से एक 1903 का द मेट्रोपोलिस एंड द मेंटल लाइफ पुस्तक रही है, जो मूल रूप से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा शहरों के जीवन के सभी पहलुओं पर व्याख्यान के श्रृंखला के आधार पर आधारित है। इसमें इन्होंने विज्ञान और धर्म को लेकर कला तक की श्रृंखला को जोड़ा है। 1903 की ड्रेसडेन शहरों की प्रमुख प्रदर्शनी के रूप में आयोजित की गई थी। तो 1903 में ड्रेसडेन में शहरों की प्रदर्शनी, अर्थात उनके कल्चर आदि की प्रदर्शनी के आधार पर वहाँ पर दिया गया, उसके प्रभाव आदि को देखने के लिए जो है एक लेख, अर्थात जो जिनका जो विचार है साझा करने के लिए एक मंच आधारित या प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। लेकिन सिमेल को जो है मुख्य रूप से बड़े शहर में बौद्धिक जीवन की भूमिका पर व्याख्यान देने को कहा गया था। तो सिमेल को वहाँ पे जो बुलाया गया था तो उन्हें जो विषय दिया गया था वह बौद्धिक जीवन पर क्या भूमिका पड़ रहा है सर की, उसकी व्याख्यान करने के लिए बुलाया गया
था, लेकिन उन्होंने बड़े शहरों के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए विषय के प्रभावी ढंग से उलट दिया। अर्थात इन्होंने क्या किया कि इनका विषय तो था जीवन की भूमिका पर चर्चा करने का, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो विषय था उन्होंने हटकर उससे वहाँ पर चर्चा की। उन्होंने प्रदर्शनी के आयोजकों ने शहरी जीवन के बारे में नकारात्मक टिप्पणियों पर अधिक जोर दिया था। तो वहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो वहाँ पे जो शहरी जीवन के नकारात्मक प्रभावों की चर्चा करने के लिए लगाई गई थी, अर्थात अन्य जो भी वहाँ पे समाजशास्त्री या विचारक आए, उन्होंने नकारात्मकता पर जोर दिया, लेकिन सिमेल थे, उन्होंने सकारात्मक परिवर्तन की ओर इशारा किया कि शहर किस तरह से समाज को प्रगति में आदि में सहायक है, उसकी चर्चा जो है सिमेल करते हैं। 1920 के दौरान यह निबंध शिकागो विश्वविद्यालय के रॉबर्ट ई पार्क और अमेरिकी समाजशास्त्रियों की सोच पर प्रभावशाली था, अर्थात इसी को आधार बनाकर इन्होंने अपना अध्ययन किया है। अगला है धन का दर्शन। तो द फिलॉसफी ऑफ मनी में सिमेल ने पैसे को एक घटक के रूप में देखा है, जिसने हमें जीवन की समग्रता को समझने में मदद की है। सिमेल का मानना था कि लोग वस्तुएं बनाकर मूल्य बनाते हैं, फिर खुद को उस वस्तु से अलग करते हैं, फिर उस दूरी का पार करने की कोशिश करते हैं। अब इसका उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मनी की जो है भूमिका को बताया है। इन्होंने कहा कोई व्यक्ति है, उसका उत्पादन करता है, तो वस्तु का जब उत्पादन हो जाता है तो उसका एक मूल्य होता है, और मूल्य बनाने वाला जो व्यक्ति है, वह उत्पादन होने के बाद उस व्यक्ति से क्या होता है, खुद से वस्तु अलग हो जाती है, अर्थात वस्तु दूसरे के माध्यम से मार्केट में आती है। अब यहाँ पर व्यक्ति जो उस वस्तु को बनाया है, लेकिन क्या है, उपभोग करने के लिए वह उस वस्तु से बहुत दूर होता है। अर्थात मतलब यहाँ कहने का प्रयास है कि व्यक्ति का जो मूल्य है, वस्तु का मूल्य बनाते वक्त तो कम था, लेकिन जब वह व्यक्ति के से इतना दूर हो जाता है बाजार में कि व्यक्ति उससे बहुत दूर होता है, जो उसका बनाने वाला निर्माता होता है वह बहुत दूर होता है, वह उसके पार जाने की कोशिश करने लगता है। उन्होंने पाया कि जो चीज़ें बहुत करीब थी उन्हें मूल्यवान नहीं माना जाता था, अर्थात जो चीज़ें वस्तुओं व्यक्ति को आसानी से जो व्यक्ति उत्पादक कर रहा है तो वह मूल्यवान नहीं है, लेकिन जो चीज़ें लोगों से दूर थी उन्हें मूल्यवान नहीं माना जाता था। क्यों नहीं माना जाता था? क्योंकि वह व्यक्ति की ज़रूरतों से परे था, अर्थात व्यक्ति की पहुँच से परे था, इसलिए उसे उस व्यक्ति के लिए वह वस्तु मूल्यवान नहीं है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, अब उसके लिए कार्य की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितना उसके लिए एक रोटी और भोजन की एक थाली के लिए वैल्यू रहेगा। तो उन्होंने कहा उसके लिए दूर तो है, लेकिन यह व्यक्ति के लिए मूल्यवान नहीं है, क्योंकि वह उसकी ज़रूरत नहीं। व्यक्ति की जो मूल्य है, वैल्यू है, समाज में जो स्थिति है, उस आधार पर उसका मूल्य का निर्धारण होगा। मूल्य निर्धारित करने में कमी, समय, बलिदान और वस्तु को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों पर विचार किया जाता है। तो इन्होंने कहा जो मूल्य का निर्धारण होता है, उस वस्तु में कितना समय लगा है, कितना मेहनत लगी है, कितना प्राप्त करने में उसके मटेरियल को समय लगा है, इस आधार पर किसी वस्तु का जो है मूल्य तय होता है। सिमेल के लिए शहरी जीवन का कारण श्रम विभाजन हुआ और वित्तीयकरण बढ़ा। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता गया वैसे वैसे श्रम विभाजन हुआ और मूल्य वित्तीयकरण अर्थात पैसों की जो है वैल्यू बढ़ती चली गई। अगला इनका जो लेख था वह अजनबी था। सिमेल की दूरी की अवधारणा काम में आती है जब जहाँ एक अजनबी की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करता है जो एक ही समय से बहुत दूर और करीब रहे। अजनबी हमारे करीब है जहाँ तक हम उसके और हमारे बीच के राष्ट्रीय, सामाजिक, व्यावसायिक या आम मानव प्रकृति की समान विशेषताओं को महसूस करते हैं। तो अजनबी संदर्भ में कहा इन्होंने, अगर कोई व्यक्ति है उससे हम उतना ही अजनबी होंगे जितना हमारे और उसके बीच में समानता और असमानता होगी। अगर जैसे हम एक ही राष्ट्र के हैं और किसी अन्य राष्ट्र में हैं तो हमारे पास अंतर क्या कहते हैं उसको, आत्मभाव, मतलब आत्मपन का भाव आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, एक दूसरे को वहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक
करेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर हम अपने ही शहर में हैं और हम दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे जो है बहुत दूरी महसूस होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अब बाहर जाते हैं, जैसे अपने गांव से ज़िले से बाहर गए दूसरे ज़िले, हाँ भाई आप भदोही के, हम भी भदोही के हैं, तो आप में क्या होगा कि आप एक ही ज़िले से हैं, इस समानता के आधार पर आप नज़दीक आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ही ज़िले में आप दोनों लोग अजनबी के रूप में रह रहे थे, उसी तरह एक राष्ट्र, एक प्रदेश और अन्य देशों में भी देखने को मिलता है। उसी आधार पर अगर आपका व्यवसाय एक जैसा है तो आप नज़दीक आ सकते हैं और नहीं है तो नहीं। तो ये सब मानव की प्रकृति और सामान्य विशेषताओं के आधार पर होता है। वह हमसे बहुत दूर है जहाँ तक ये सामान्य विशेषताएं उससे या हमसे आगे तक फैली हुई हैं। हमें केवल इसलिए जोड़ती हैं क्योंकि वे बहुत सारे लोगों को जोड़ती हैं। अब जैसे हम स्टूडेंट हैं, आप लोग जाएंगे तो आप लोग अगर एक जैसे नेट की तैयारी करते हैं तो आपके पास आसपास के समूह जो है नेट की तैयारी करने वाले कई बच्चे होंगे, तो आपका उनसे ऑटोमेटिक जो है जुड़ाव हो जाएगा। जबकि वह आपके लिए स्ट्रेंजर है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन फिर भी आपको समानता के आधार पर जो है जुड़ाव होता है। अधिक सामान्यतः सीमेल का मानना है कि समूह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण अजनबी अक्सर विशेष कार्य करते हैं जिन्हें समूह के अन्य सदस्य या तो करने में असमर्थ होते हैं या अनिच्छुक होते हैं। उदाहरण के रूप में पूर्व आधुनिक समाजों अधिकांश अजनबियों ने व्यापार में जीविकोपार्जन किया है, जिससे अक्सर उनका समाजों के मूल सदस्यों द्वारा एक अप्रिय गतिविधि के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पे सीमेल कहने का प्रयास करते हैं कि समूह के कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यापार करने में सक्षम होते हैं, कुछ ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो नौकरी करने में सक्षम होते हैं। तो बाकी जो बचे हुए समूह के व्यक्ति होंगे उन्हें क्या होंगे, उन्हें एक अप्रिय गतिविधि उपेक्षा के आधार पर देखते, उनकी अलग स्थिति हो जाती है। जैसे कुछ समाजों में उनके मध्यस्थों के आधार पर देखा जाता है, कुछ में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है, लेकिन वह क्या होता है समूह में उनकी स्थिति परिस्थिति उच्च हो जाती है, वह समूह से अलग हो जाते हैं क्योंकि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे समाज में प्रतिद्वंदी गुटों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें। तो यहाँ कहा गया कि जो व्यक्ति जितने शिखर पे हो गया, कोई अधिकारी हो गया, कोई डीएम हो गया, तो इससे अपेक्षा की जाती है वह जो है एकदम वस्तुनिष्ठ होकर अपना व्यवहार करें। आगे इन्होंने गोपनीयता की बात की है। सीमेल के अनुसार छोटे छोटे समूहों में रहस्यों की कमी की कम आवश्यकता होती है। अर्थात आप दो व्यक्ति हैं, पति पत्नी हैं, तो आपके बीच बहुत ही कम रहस्य रहेंगे, मतलब आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। बड़े समूहों में क्या होती है, उनकी विविधता के परिणाम स्वरूप रहस्यों की आवश्यकता होती है। जैसे कोई बड़ा फर्म हो गया, कंपनी हो गया, तो कंपनी के कुछ सीक्रेट हो रहेंगे जो कि निचले क्रम के अधिकारियों या मजदूरों को पता नहीं रहते हैं, तो यह क्या हो गया, उस व्यक्ति से उस वस्तु के लिए क्या है, गोपनीयता रखी गई है। गुप्त समाजों में रहस्य बनाए रखने की आवश्यकता के कारण समूहों को एक साथ रखा जाता है। ऐसी स्थिति में जो तनाव का कारण बनती है क्योंकि समाज गोपनीयता और बहिष्कार की भावना पर निर्भर करता है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण स्पष्ट दिखते हैं, कोई कंपनी है, वहाँ पे जो मजदूर रहता है, मजदूर वर्ग, उसको कंपनी के लाभ प्रॉफिट से जो है गोपनीय रखा जाता है। उसे उसे मिनिमम बेच में कम देकर तनख्वाह कार्य करवाया जाता है और वस्तु से प्राप्त होने वाले लाभों से उसे दूर रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर व्यक्ति गोपनीयता न रखी जाए कि यह व्यक्ति इतना लाभ कमा रहा है, तो उस आधार पर तनाव पैदा होने की भावना और बहिष्कार करने की भावना अधिक बढ़ जाती है। सीमेल के लिए विवाह जैसे अंतरंग संबंधों में भी गोपनीयता है। इश्कबाजी पर सीमेल का विचार है। 1923 में प्रकाशित अपने बहुस्तरीय निबंध महिलाएं, कामुकता और प्रेम में सीमेल ने एक सामान्यीकृत प्रकार के सामाजिक संपर्क के रूप में इश्कबाजी पर चर्चा की है। सीमेल के अनुसार इश्कबाजी केवल खुश रहने के जुनून के रूप में परिभाषित करना, इस लक्ष्य की इच्छा के साथ अंत के साधनों को भ्रमित करना है। तो उन्होंने कहा इश्कबाजी को केवल खुश रहने की रूप में परिभाषित करना जो है उसकी लक्ष्य को
कम करता है या भ्रमित करता है, अटकाता है। फ्लर्ट की विशेषता इस तथ्य से निहित होता है कि वह एक अद्वितीय विरोधाभास संश्लेषण के माध्यम से खुशी और इच्छा जागृत करता है और समायोजन और इनकार के विकल्प के माध्यम से हो सकता है। अब यहाँ देखिए आप लोग, फ्लर्ट फ्लर्ट सबका जैसे किसी को छेड़ना, किसी को इशारे करना, तो इन सब की विशेषता बताया कि दो व्यक्ति हैं, फ्लर्ट कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति के पास विकल्प है कि उसको एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरा विकल्प है उसको नकार भी सकता है। फ्लर्ट में कई लोग जैसे प्रेम का इजहार करने में पिट जाते हैं, कई लोग का सफल हो जाता है, बस यही चीज़ की बात करने का शिमेल का अभिप्राय है। अगला फैशन। शिमेल की नज़र में फैशन एक सामाजिक रिश्ते का रूप है जो उन लोगों का ऐसा करने की अनुमति देता है जो किसी समूह के मांगों के अनुरूप होना चाहिए। यह कुछ लोगों के आदर्श से हटकर व्यक्तिवादी होने की अनुमति भी देता है। देखिए कुछ फैशन ऐसा है कि अलग अलग समूहों का अपना ड्रेस कोड होता है, जैसे जनजातीय लोगों का त्योहार पे अलग ड्रेस कोड, उस चीज़ पे अलग। तो यह होता क्या, समूह की मांग ऐसी होती है कि इस समय पे ये पहनना है, उस समय के पर ये पहनना है। लेकिन होता क्या है, फैशन जैसे आगे बढ़ता है वह व्यक्तिवादी रूप हो गया है। आधुनिक समाज में हमें फैशन के नाम पर क्या होता है, व्यक्तिवादी देखने को मिलता है कि व्यक्ति का जो मन कर रहा है वह पहन रहा है। फैशन में कई सामाजिक भूमिकाएं और वस्तुनिष्ठ संस्कृति और व्यक्तिगत संस्कृति दोनों का लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ शिमेल कहते हैं एक तो समाज में क्या भूमिका है, जैसे कलेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी अपनी भूमिका के अनुसार जो है फैशन या वस्त्र पहनने का चलन होना चाहिए जो कि वस्तुनिष्ठ होगा, अर्थात समाज में सबके लिए समान होगा। वहीं व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति के आधार पर कि व्यक्ति की कल्चरल ड्रेस क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उस आधार पर जो है वह अपना ड्रेस कोड चयन करता है। तो इन दोनों का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। रिटजर ने लिखा कि शिमेल ने तर्क दिया है कि न केवल फैशन में जो है उसका अनुसरण करने से द्वंद्व शामिल होगा, बल्कि कुछ लोगों की ओर से फैशन के लिए प्रयास भी जारी शामिल होगा। गैर फैशनेबल लोगों का पालन करने वाले लोगों को नकल करने के रूप में देखते हैं, खुद को मनमौजी के रूप में देखते हैं, लेकिन शिमेल ने यह तर्क दिया कि उत्तरार्ध में केवल नकल के विपरीत के रूप में संकलन है। तो यहाँ रिटजर कहने का यह प्रयास करते हैं, तो जहाँ फैशन होगा, जैसे अब समाज में है आज कई लोग भद्दे तरीके कपड़े पहनते हैं, तो कुछ लोग उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि ये हमारे समाज के चाहिए, लेकिन उनके लिए क्या कहता है कि वो फैशन है, उनका क्या, हम अपने व्यक्तिवादी सोच के आधार पर कहते हैं कि हम अपना जो पहनना चाहते हैं पहनेंगे, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। और इन्होंने कहा कुछ गैर फैशनेबल मतलब कुछ लोग अपने ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करते हैं, जो उनका ट्रेडिशन उस आधार से कपड़े पहनते हैं, और कुछ फैशन वाले लोग होते हैं जो किसी अन्य का नकल करके फैशन करते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि जो नकल करके फैशन करते हैं उनको गैर फैशनेबल लोग कहते हैं कि यह फलानी, जैसे पश्चिमी सभ्यता का आज के समय में भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है कि वहाँ के नकल करके वह लोग तमाम तरह के टाइप के कपड़े पहन रहे हैं लोग, और यहाँ के जो खुद ट्रेडिशन में चल रहा है अपना कपड़ा धोती कुर्ता, और जो भी भारतीय समाज में गैर फैशनेबल लोग हैं तो वह कहते हैं कि हम अपना ओरिजिनल चीज़ पहन रहे हैं और आप लोग नकल कर रहे हैं। तो यह दोनों जो है विपरीत अर्थ में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।